हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी बिहार में सर्वे चल रही है और बहुत सारे लोग विवादित ज़मीन को खरीद या बेच रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप विवादित ज़मीन को नहीं खरीदें। विवादित ज़मीन को नहीं खरीदें। मेरे तरफ से पर्सनल आपका राय है कि आप विवादित ज़मीन को नहीं खरीदें। क्या होता है कि यदि आप विवादित ज़मीन को कम पैसे में लालच पे खरीद लेंगे, बाद में इस ज़मीन पे कोई विवाद होगा, केस का मैटर बनेगा, तो जितना में खरीदे हैं ना, उससे 10 गुना पैसा आपको इसमें लगने वाला है। ठीक है, यदि बाद में इस पे कुछ केस वगैरह होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विवादित ज़मीन से बचें। कम पैसे में बेच रहे हैं, जाने दो, बेचने दो, आपको नहीं खरीदना है। यदि आप केस फौजदारी ये सब से बचना चाहते हैं तो विवादित ज़मीन को भूल कर भी नहीं खरीदें। नहीं तो जितना में खरीदेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा आपको लगने वाला है केस वाले मैटर। और बाद में आपको रियलाइज होगा कि जितना पैसा अभी लगा है उतना पैसा मैं इससे दुगुना ज़मीन खरीद सकता था। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पहला बात कि ज़मीन जो बेच रहा है, यदि उसी के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके दादा परदादा के नाम से है और वो बेच रहा है तो सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो जो बेच रहा है और इसका दादा परदादा के नाम से जो ज़मीन है, उस दादा परदादा का ये वंशज है या नहीं। ठीक है, वंशज है या नहीं। तो सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि वंशज है या नहीं। दूसरा आपको चेक करना है कि दूसरा आपको चेक करना है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, यदि पूरी की पूरी ज़मीन बेच रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हिस्से में से बेच रहा है तो उसकी हिस्सेदारी चेक करनी है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेच दे और उसका हिस्सा कम पड़ रहा हो। ऐसा भी होता है कि बेचने वाला आपको ज़्यादा बेच देगा और उसका हिस्सा कम बन रहा है, लेकिन जैसे ही आपका दाखिल खारिज होगा, सीओ उसका हिस्सा जितना बनेगा उतना ही ज़मीन आपके हिस्से में वो करेगा। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है। पहले उसका हिस्सेदारी चेक करना है कि उसका हिस्सेदारी कितना बनता है। जैसे मान लीजिए कि 40 डिसमिल ज़मीन है। 40 डिसमिल ज़मीन है, मैं हर एक चीज़ को ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे। 40 डिसमिल ज़मीन है और ये जो बेच रहा है वो 4 भाई है, तो हर एक मतलब 10-10 डिसमिल पड़ा ना। अब जैसे मान लीजिए कि जिसे आप खरीद रहे हैं वो इसमें से 15 डिसमिल बेच दिया, तो क्या 15 डिसमिल का आपका दाखिल खारिज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही पेपर सीओ के पास जाएगा दाखिल खारिज होने के लिए, वो देखेगा 4 भाई है और 10-10 डिसमिल हिस्सा पड़ रहा है, 15 डिसमिल इसको कैसे लिख दिया, तो आपके हिस्से में 10 डिसमिल ही आने वाली है और यहाँ फालतू का पैसा भी लग जाएगा 5 डिसमिल के चक्कर में। ठीक है। तो पैसा तो दूसरी जो चीज़ है वो चेक करनी है कि हिस्सेदारी कितनी है इसकी। ठीक। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट में चेक करना है कि खाता खेसरा सही है या नहीं। क्या होता है कि जो ज़्यादा समझदार नहीं होते, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या होता है कि बेचते हैं दूसरा ज़मीन और लिख देते हैं दूसरा ज़मीन और बाद में केस वगैरह का मैटर बन जाता है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। खाता खेसरा चेक करेंगे कि जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं उसका खाता नंबर यही है, खेसरा नंबर यही है। ठीक है। ये आप कैसे पता करेंगे? तो नेट पर से खतियान निकलता है, पुराना खतियान। आप खतियान निकालेंगे और चेक करेंगे कि खाता खेसरा में कितना ज़मीन है और इसमें कितना हिस्सेदार है। वो खतियान में सब लिखा होता है, कितना ज़मीन है, खाता क्या है, खेसरा क्या है, इसमें कितना हिस्सेदार है, वो सब लिखा होता है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। तो खाता खेसरा चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है इसमें, चौथा जो पॉइंट है, आपको चेक करना है कि इस ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं है। विवाद तो नहीं है, ये आपको पता लगाना है कि इस ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं है। आसपास के गांव वाले से पता लगा सकते हैं, उनके जो चौहद्दी में लोग हैं उनसे पता लगा सकते हैं। तो आपको चौथा चीज़ देखना है कि उस ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं है। ठीक है। पांचवा, आपको चौहद्दी सही देनी है। चौहद्दी सही देनी है। चौहद्दी आपको सही देनी है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ए वाला ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, 10 डिसमिल का, और इसके चारों ओर जो व्यक्ति है उनका चौहद्दी में नाम देंगे और याद रखेंगे कि ये जो चारों प्लॉट है चौहद्दी में, ये चारों प्लॉट है जो है चौहद्दी में, तो ये चारों जो प्लॉट है जिस जिस व्यक्ति का है उसका चौहद्दी में नाम देंगे और याद रखना है कि वर्तमान चौहद्दी देंगे। वर्तमान चौहद्दी,
वर्तमान चौहद्दी कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये जो जमीन है वो कभी राम के नाम से था और अब वो श्याम के नाम से हो गया है। तो इसमें श्याम का नाम लिखना है, ठीक है। राम का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि वर्तमान चौहद्दी में यही है। तो वर्तमान चौहद्दी कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराएंगे, आपका दाखिल खारिज होने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इन 5 बातों का आप ध्यान रखें ज़मीन खरीदने से पहले। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी छोटी-मोटी जानकारी आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग। मेरी भी बात मानो कभी-कभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।